एस्ट्रोनॉट्स को कई दिन तक समुद्र के नीचे रहना पड़ता था। नासा कभी समुद्र को एक्सप्लोर करने के लिए बनाई नहीं थी। समुंदर एक ऐसी दुनिया जो हमेशा हमारे सामने रही, लेकिन फिर भी हमने उसे कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। जब लोग नासा का नाम सुनते हैं तो सीधा स्पेस, रॉकेट्स और मार्स याद आता है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि नासा का समुंदर से एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट कनेक्शन भी रहा है। एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं, बल्कि ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए। सवाल ये नहीं है कि नासा ने डीप सी एक्सप्लोरेशन क्यों बंद की, बल्कि सच ये है कि नासा का काम कभी डीप सी को परमानेंटली एक्सप्लोर करना था ही नहीं। यूट्यूब पर आपको बहुत सारा ऐसा वीडियो मिल जाएगा जो कहता है कि नासा ने डीप सी में ऐसा कुछ क्रिएचर देखा, ऐसा राज पता किया जो दुनिया को हैरान कर देगी। 1970 में नासा ने अपने सारा ऑपरेशंस भयंकर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे थे बिकॉज दे गॉट अ हिंट। सी में कुछ ऐसे पावर्स हैं जो हमारे शायद हिंदू ग्रंथों में भी लिखे रहते हैं। आपके पास ऐसा वेपन आ जाएगा वो आप सोच नहीं सकते। उसके बाद उन्होंने पूरे ऑपरेशंस वहां पर खतरनाक लगाए, पूरी टीम लगाई वहां पर। बट आफ्टर दैट देयर वाज समथिंग शॉकिंग। शॉकिंग ये था कि रातों रात, इतना बड़ा जब आप पैसा डालते हो, रातों रात आप ऑपरेशंस को वाइंड अप नहीं करते। कॉल आता है मेन हेडक्वार्टर से, सब बंद करो, सब बंद करो, कुछ भी इधर नहीं होना चाहिए, यहां से निकलो और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इट इज बीइंग सेड दैट नासा डिस्कवर्ड अ फ्यू सीक्रेट्स आउट देयर, जिसके चक्कर में उनका एक्सप्लोरेशन वाला काम और आसान। दे फाउंड फ्यू मिस्टिकल थिंग्स ओवर देयर व्हिच वर सो डेंजरस दैट ह्यूमन बीइंग्स वर नॉट रेडी टू अडॉप्ट। पर ये सब फेक है। नासा कभी समुद्र को एक्सप्लोर करने के लिए बना ही नहीं था। नासा के स्टार्टिंग से ही एक ही गोल था, जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन, जिसकी वजह से समुद्र नासा के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बना, एक ऐसी जगह जो स्पेस की तरह ही डेंजरस, आइसोलेटेड और अनप्रेडिक्टेबल है। नासा ने समुद्र का यूज इसीलिए किया क्योंकि डीप ओशन और स्पेस के चैलेंजेस काफी मिलते जुलते हैं। दोनों जगह एक्सट्रीम प्रेशर, कंप्लीट डार्कनेस और लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, और अगर कुछ गलत हो जाए तो तुरंत रेस्क्यू पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से नासा ने अंडर वाटर ट्रेनिंग मिशंस और एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे नासा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट मिशन ऑपरेशंस, जिसको नीमो कहते हैं, जहां एस्ट्रोनॉट्स को कई दिन तक समुद्र के नीचे रहना पड़ता था। ये मिशन एस्ट्रोनॉट्स को मेंटली और फिजिकली स्पेस मिशन के लिए प्रिपेयर कराते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि नासा ने ओशियन एक्सप्लोरेशन की, बल्कि उसने ओशन लाइक कंडीशंस का यूज स्पेस ट्रेनिंग के लिए किया। जब ये ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया तो नासा ने अपना प्राइमरी फोकस स्पेस मिशन पर ही रखा। समुद्र का एक्सप्लोरेशन बंद नहीं हुआ, बस ये काम नासा का नहीं था। आज दुनिया के समुद्रों को नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको नोआ कहते हैं, उर्सोल जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एक्सप्लोर करते हैं। फिर भी एक शॉकिंग सच ये है कि लगभग 80% ओशन अब तक अनएक्सप्लोर्ड है। अर्थ का लगभग 71% हिस्सा पानी से कवर है और 29% जमीन। मतलब हम जिस प्लानेट पर रहते हैं उसका ज्यादा हिस्सा हमने आज तक देखा ही नहीं। समुद्र की गहराई एक और शौक देती है। इंसान अब तक मैक्सिमम लगभग 11 किलोमीटर डीप यानी मरीना ट्रेंच तक पहुंच चुका है, जबकि एवरेज ओशियन डेप्थ लगभग 3.7 किलोमीटर है। मरीना ट्रेंच इतनी गहरी है कि अगर हम उसमें एक माउंट एवरेस्ट, 2 बुर्ज खलीफा और एक आईफिल टावर रख दे, तब भी उसके ऊपर 46 मीटर पानी एक्स्ट्रा बाकी रहेगा। सोचो अगर इतनी गहरे पानी पर इंसान जाएगा तो क्या होगा। इतनी गहराई पर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि नॉर्मल इंसान का बॉडी सेकेंड में क्रश हो सकता है। इसी वजह से ह्यूमंस खुद नहीं जाते, बल्कि स्पेशल सबमरीन्स और रोबोट्स भेजते हैं। 2023 में एक ऐसा ही सबमर्सिबल को भेजा गया, जिसको टाइटन सबमर्सिबल कहा जाता है। टाइटन सबमर्सिबल टाइटेनिक रिक्स को एक्सप्लोर कर रही थी, जिसका डेप्थ नियरली 3.3 किलोमीटर था। सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक से सब कुछ चकनाचूर हो गया। दरअसल हुआ क्या था कि उस लेवल की गहराई पर पानी का प्रेशर सरफेस के प्रेशर से 400 गुना ज्यादा होता है, और उस लेवल के प्रेशर हैंडल ना कर पाने की वजह से वो एक झटके में इम्प्लोडेड हो गया। आज के मॉडर्न रिसर्च सबमरीन्स यूजुअली 4 से 6 किलोमीटर तक सेफली जा सकते हैं, और सिर्फ कुछ ही व्हीकल से जो सबसे डीपेस्ट पार्ट तक पहुंच पाते हैं। इसी गहराई पर रहते हैं दुनिया के सबसे बड़े जानवर, ब्लू व्हेल। ये सिर्फ पानी के ही नहीं, बल्कि धरती पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर है। जो जमीन के सबसे बड़े जानवर अफ्रीकन एलिफेंट से भी काफी ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन साइज ही सब कुछ नहीं होता। समुद्र में कुछ ऐसे भी क्रीचर्स होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप्स के बिना दिखते ही नहीं, और उनका लाइफ स्पैन सिर्फ कुछ घंटों या दिनों का होता है। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड शार्क जैसे जानवर 250 से 400 साल तक जिंदा रह सकते हैं।
मतलब जब दुनिया बदल रही होती है, कुछ क्रिएचर्स क्वाइटली उसी समुंदर में जीते रहते हैं और डॉल्फिन्स को ह्यूमंस के सबसे फ्रेंडली सी एनिमल्स में गिना जाता है। पॉइजन की बात करें तो बॉक्स जेलीफिश दुनिया का सबसे पॉइजनस सी क्रिएचर्स में से एक है, जबकि शार्क और व्हेल्स बिल्कुल नॉन पॉइजनस और ह्यूमंस के लिए मोस्टली हार्मलेस होते हैं। स्पीड के मामले में सेलफिश सबसे फास्ट मानी जाती है और सेलफिश चीता से भी फास्ट होती है और डॉल्फिन को ह्यूमन के लिए सबसे फ्रेंडली सी एनिमल में से गिना जाता है। सी क्रिएचर्स के कुछ अजीब बात ये होती है कि इनमें से कुछ क्रिएचर्स के बॉडी से नेचुरल लाइट निकलती है, जिसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। कुछ फिश और जेलीफिश अपनी बॉडी से लाइट प्रोड्यूस करती है, नियॉन ब्लू, ग्रीन और कभी कभी पर्पल रंग की। ये लाइट अंधेरे में समुद्र में कम्युनिकेशन, हंटिंग और प्रोटेक्शन का काम करती है। समुद्र के क्रिएचर सिर्फ अमेजिंग ही नहीं बल्कि काफी स्ट्रेंज भी होते हैं। कुछ फिश अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपना बॉडी का हिस्सा तोड़कर बच जाते हैं। ऑक्टोपस जैसे एनिमल्स इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि पजल सॉल्व कर सकते हैं और अपना इन्वायरमेंट याद रखते हैं। कुछ सी स्नेक्स और शार्क्स लंबी अवधि तक बिना खाए रह सकते हैं क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। हमने समुद्र के नीचे सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि अपनी हिस्टोरी भी छुपा दी है। हजारों शिप रेक्स, डूबे हुए शहर और पुराने ट्रेड राउट समुद्र के नीचे सो रहे हैं। टाइटैनिक सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसी वजह से समुद्र को ह्यूमन हिस्टोरी का टाइम कैप्सूल कहा जाता है। और हाँ, ह्यूमंस ने अंडर वाटर स्टेशंस भी बनाए हैं, जैसे एक्वेरियस, जहाँ साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स दिनों तक समुद्र के नीचे रहकर रिसर्च करते हैं। ये परमानेंट शहर नहीं है, लेकिन ये प्रूफ है कि ह्यूमंस समुद्र के नीचे भी काम कर सकते हैं। जब बात किंग ऑफ द सी की आती है तो कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं है, लेकिन ग्रेट व्हाइट शार्क जैसे शार्क को अक्सर टॉप प्रेडिएटर माना जाता है। जैसे लैंड पर लायन को किंग कहा जाता है। ग्रुप बिहेवियर देखे तो सार्डाइन्स और एंचोवीज लाखों की संख्या में एक साथ मूव करते, जबकि शार्क जैसे कुछ क्रिएचर्स अकेले रहना पसंद करते, तुम्हारी तरह। और फिर आती है सबसे पॉपुलर सवाल, मरमेड्स। साइंस के हिसाब से मरमेड रियल नहीं होती, लेकिन हिस्ट्री में सेलर्स और ट्रैवलर्स ने कई बार आदि इंसान, आदि फिश जैसी चीज देखने का दावा किया है। ये स्टोरी ज्यादातर मैनेटीज और डुंगनोस जैसे एनिमल्स को गलत समझने से शुरू हुई और धीरे धीरे मिथ्स और फोल्कलोर बन गई। ग्रीक, यूरोपियन और एशियन कल्चर्स में जलपरी की कहानियां मिलती है और आज भी कभी कभी जलपरी की वीडियो आती है, लेकिन हर बार वो फेक या मिस इंटरप्रिटेशन ही निकलता है। सच ये है कि समुद्र के बारे में हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम नहीं जानते। मून का मैप हम ओशियन फ्लोर से ज्यादा क्लियरली बना चुके हैं। समुद्र हमें याद दिलाता है कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो सकते हैं, लेकिन नेचर अभी भी हमसे कई कदम आगे है। शायद इसीलिए जब ह्यूमन स्पेस में एलियन लाइफ ढूंढने की बात करते तो साइंटिस्ट पहले समुद्र की गहराइयों को देखते हैं, क्योंकि अगर लाइफ यहाँ इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में पॉसिबल है तो वहाँ क्यों नहीं। अगर समुद्र की ऐसे हार्ड कंडीशन में भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है तो क्या सैटर्न के मून यूक्लिडियस के पानी में भी कोई लाइफ एग्जिस्ट करती होगी? और तुमको पता नहीं है कि स्पेस में पानी मिला है तो क्या कर रहे हो? जाओ और ये वीडियो देखो।